स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सर्वोदया साइंस एंड टेक्नो में। आज हम वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, हमने पढ़ा है कि दो आवेश जो होता है एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं, पर क्या ये हमेशा आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकते हैं किसी भी दूरी के लिए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, मान लिया जाए कि एक आवेश को यहाँ रख दिया जाए, एक आवेश को बहुत दूर पर रख दिया जाए, सपोज 10 किलोमीटर पर, 20 किलोमीटर पर रख दिया जाए, तो क्या ये आवेश एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब हर एक आवेश का एक क्षेत्र होता होगा जहां तक वो अपना आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आरोपित कर सकता है। इसी क्षेत्र को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिस पर वह आवेश किसी अन्य आवेश पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आरोपित कर सकता है या वैद्युत बल लगा सकता है, उस आवेश के चारों ओर के वह क्षेत्र को हम वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। देखिए क्या कह रहे हैं, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वह आवेश किसी अन्य आवेश पर वैद्युत बल लगा सकता है। क्या कहे हैं? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वह आवेश किसी अन्य आवेश पर वैद्युत बल लगा सकता है, ठीक है, उस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? वैद्युत क्षेत्र। ठीक है। अब वैद्युत क्षेत्र को समझने के लिए हम एक काल्पनिक रेखाओं का क्या करते हैं? मदद लेते हैं। ऐसे काल्पनिक रेखाओं को वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। देखिए, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी? ताकि हम वैद्युत क्षेत्र को समझ सकें। यह एक काल्पनिक रेखा है जिसे किसी आवेश के चारों ओर बनाया जाता है ताकि हम वैद्युत क्षेत्र के बारे में अध्ययन कर सके, वैद्युत क्षेत्र के गुणों को समझ सकें। ठीक है। देखिए, मान लिया जाए कि ये कोई आवेश है, मान लेते हैं धनात्मक आवेश है, ये मान लेते हैं कि ऋणात्मक आवेश है। इसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र है, चाहे वो धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, दोनों के चारों ओर वैद्युत क्षेत्र है। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे बनाया जाता है? देखिए, इसके पास में +1 कूलम एकांक धनावेश को रखा जाता है। ठीक है, एकांक धनावेश को रखा जाता है और एकांक धनावेश जिस पथ पर गति करता है उसी पथ को वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। देखिए, जो धनात्मक आवेश है उसके लिए वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार से होती है, लंबवत बाहर की ओर, लंबवत बाहर की ओर। और जो ऋणात्मक आवेश है उसके लिए वैद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत अंदर की ओर होती है, लंबवत अंदर की ओर। ठीक है क्या? अब देखिए क्या कहना चाह रहा है। अगर आप यहाँ पर एकांक धनावेश को रखते
तो इस तरीके से गति करता। यहाँ पर एकांक धनावेश को रखते तो इस तरीके से गति करता। यहाँ पर एकांक धनावेश को रखते तो इस तरीके से गति करता। यहाँ पर एकांक धनावेश को रखते तो इस तरीके से गति करता। यहाँ पर एकांक धनावेश को रखते तो इस तरीके से गति करता। अर्थात किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को रखने पर जिस पथ पर वो गति करता है उसी के पथ को वैद्युत क्षेत्र रेखाएं मान लिया जाता है। ठीक है क्या? इस तरीके से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाया जाता है। देखिए, किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश जिस पथ पर गति करता है उस पथ को वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। ठीक है क्या? किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश जिस पथ पर गति करता है उस पथ को वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। अब इसका दूसरा परिभाषा यह एक, देखो यह तो क्या हो गया कि यह स्वतंत्र विलगित धनात्मक आवेश है, यह भी स्वतंत्र विलगित ऋणात्मक आवेश है। लेकिन जब हम किसी निकाय को देखेंगे हो सकता है एक से ज़्यादा आवेश हो। ठीक है क्या? और हर बार ये सीधी रेखा ना बन के एक वक्र बन जाए। ठीक है? तो अगर ये वक्र बनता है तो क्या होता है, अगर ये वक्र है तो वैद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा बनाया जाए, वैद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा बनाया जाए तो वह उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का दिशा देता है। ठीक है क्या? वैद्युत क्षेत्र का दिशा देता है। ठीक है? तो इसको दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसी काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर किसी बिंदु पर बनाया गया स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है। अगर आप वैद्युत क्षेत्र रेखा में किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा बनाते हैं तो वह स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसी काल्पनिक निष्कोण वक्र है। काल्पनिक इसलिए क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं है, आपको चारों तरफ कुछ नहीं दिखेगा, ये केवल हम पढ़ने के लिए बनाया गया है। निष्कोण इसलिए स्मूथ है, स्मूथ, निष्कोण मतलब स्मूथ, कहीं पर ऐसे 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 नहीं आएगा। जिस पर किसी बिंदु पर बनाया गया स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है। ठीक है? तो आप इसको लिखें परिभाषा में, इसको लिखें परिभाषा में, दोनों चल जाएगा। देखिए, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण,
पहला गुण तो यही है कि यह एक काल्पनिक है, काल्पनिक लगातार निष्कोण वक्र है। ठीक है क्या? जो धनात्मक सतह से प्रारंभ होकर ऋणात्मक सतह पर खत्म होती है। ठीक है क्या? यह एक काल्पनिक है, काल्पनिक है क्योंकि ऐसा आपको चारों तरफ दिखेगा नहीं। लगातार है, लगातार है मतलब बीच से टूटा हुआ नहीं है, निष्कोण है, स्मूथ है। ठीक है क्या? कहीं पर अचानक से बदलाव नहीं आएगा। जो धनात्मक सतह से प्रारंभ होती है और ऋणात्मक सतह पर खत्म होती है। अगर हम इसको हटा दें, इसको हटा दें, भूल जाए तो धनात्मक सतह से प्रारंभ हुआ है और ऋणात्मक सतह नहीं मिला तो, अगर ऋणात्मक सतह नहीं मिला तो हम मानेंगे कि ये अनंत तक जाती है। तो हम क्या लिखेंगे? एकल आवेश के लिए अगर एक ही आवेश है तो यह आवेश से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है। मतलब ये आवेश से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है अगर धनात्मक है, और ऋणात्मक है तो इसका ये समझ लीजिए कि अनंत से आया है और इस आवेश पर खत्म हुआ है। तो हम यह कह सकते हैं कि आवेश से अनंत तक इसका प्रभाव रहेगा अगर एकल आवेश है। देखिए, दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। कारण देखते हैं। मान लिया जाए कि दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दी। मान लिया जाए दो क्षेत्र रेखाएं, हम क्या लिखें? दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। अगर प्रतिच्छेद कर दी तो देखिए, प्रतिच्छेदन बिंदु पर अगर हम इस तरीके से स्पर्श रेखा बनाएंगे तो ऐसे दिखेगा। इस वक्र के हिसाब से स्पर्श रेखा बनाएंगे तो ऐसे दिखेगा। इस वक्र के हिसाब से ऐसा स्पर्श रेखा, इस वक्र के हिसाब से ऐसा। तो प्रतिच्छेदन बिंदु पर दो प्रकार के क्या बने हैं? स्पर्श रेखा बना है। क्या लिखा है? किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेग वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसी काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर किसी बिंदु पर बनाया गया स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है। तो इस प्रतिच्छेदन बिंदु पर दो दिशा प्रदर्शित हो रही है, इस वक्र के हिसाब से ये दिशा और इस वक्र के हिसाब से ये दिशा, और एक ही बिंदु पर दो दिशा संभव नहीं है। अर्थात दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं कर सकती है। ठीक है क्या? सघन रेखाएं मतलब पास पास रेखाएं, प्रबल क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। पास रेखाएं प्रबल क्षेत्र को प्रदर्शित करती है, जबकि विरल रेखाएं
अर्थात दूर दूर रेखाएं दुर्बल क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। ठीक है क्या? ये रेखाएं हैं पास पास, प्रबल क्षेत्र है। ये रेखाएं हैं दूर दूर, इसके मुकाबले ये दुर्बल क्षेत्र है। ठीक है क्या? समदूरस्थ रेखाएं एक समान क्षेत्र प्रदर्शित करती है। जैसे ये रेखाएं आपस में समदूरस्थ हैं, ये भी एक समान क्षेत्र है, ये भी एक समान क्षेत्र है। ठीक है क्या? समदूरस्थ रेखाएं एक समान क्षेत्र को प्रदर्शित करती है, और जो रेखाओं के बीच की दूरी अगर अलग अलग है तो असमान क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। कहने का मतलब, इसको अगर समझना है तो ये समदूरस्थ रेखाएं हैं, ये हर जगह विद्युत क्षेत्र एक समान है, लेकिन इस तरीके से रेखाएं हैं तो ये है एक समान क्षेत्र और ये है असमान क्षेत्र। ये है एक समान क्षेत्र और ये है असमान क्षेत्र। ठीक है क्या? तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के एकाध दो गुण और हैं जिसको मैं बोल दे रहा हूं, आप लिख लीजिएगा। ध्यान रखिए कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धातुओं से होकर नहीं गुजर सकती। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धातुओं से होकर नहीं गुजर सकती, यह सतह का गुण है। सतह से प्रारंभ होता है, सतह पर खत्म हो जाता है। धातुओं के अंदर से विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं गुजर सकती, अर्थात धातुओं के अंदर विद्युत क्षेत्र हमेशा शून्य होगा। ध्यान रखिएगा, इसको लिख लीजिएगा। धातुओं के अंदर से यह नहीं गुजरती, धातुओं के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है क्या? बाकी इसका 5 गुण ये है। गुण में आप ये भी लिख सकते हैं और यही परिभाषा भी लिख सकते हैं। ठीक है क्या? तो ये है विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। ठीक है क्या? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, अगर हम दो धनात्मक आवेश ले लेते हैं, एक धनात्मक आवेश ये है और एक धनात्मक आवेश ये है, तो यहां से क्षेत्र रेखाओं की प्रवृत्ति क्या है? बाहर जाने की। क्षेत्र रेखाओं की प्रवृत्ति कैसी है? बाहर जाने की। इससे भी क्षेत्र रेखाओं की प्रवृत्ति कैसे है? लंबवत बाहर जाने की। जब ये क्षेत्र रेखाएं इस तरफ बाहर जाने का प्रयास करेगी, इस तरफ बाहर जाने का प्रयास करेगी, तो इसकी भी प्रवृत्ति बाहर जाने की है, इसकी भी प्रवृत्ति बाहर जाने की है। तो एक दूसरे को ये क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे, और क्षेत्र रेखाएं इस तरीके से हो जाएगी। कारण ये वाला भी धनात्मक आवेश, यहां से विद्युत क्षेत्र की प्रवृत्ति बाहर जाने की, यहां भी विद्युत क्षेत्र की प्रवृत्ति बाहर जाने की, तो इसकी भी प्रवृत्ति बाहर जाने की, इसकी प्रवृत्ति जहां बाहर जाने की, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? ये दोनों एक दूसरे क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है क्या? बीच में एक बिंदु आएगा जहां पर इसके कारण विद्युत क्षेत्र और इसके कारण विद्युत क्षेत्र मिला के यहाँ पर विद्युत क्षेत्र शून्य हो जाएगा, क्योंकि ये इसको इधर से बाहर जाने की प्रवृत्ति है, ये इसका इधर से बाहर जाने की प्रवृत्ति है। तो इसके वजह से जिधर जितना इस साइड है, इसके वजह से इस पर इस साइड है, दोनों मिला के विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल यहाँ पर क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। इसको बोलते हैं उदासीन बिंदु। उदासीन बिंदु। अब देखिए, एक हम धनात्मक ले लें और एक हम ऋणात्मक ले लें। इसकी प्रवृत्ति यहाँ से बाहर जाने की और इसकी प्रवृत्ति यहाँ से अंदर जाने की, तो एक खींच लेगा इस तरीके से, क्योंकि ऋणात्मक की प्रवृत्ति क्या है? क्षेत्र को अपने अंदर की तरफ लाने की, और धनात्मक की प्रवृत्ति क्या है? क्षेत्र को अपने से बाहर ले जाने की। तो ये विद्युत क्षेत्र को खींच लेगी।
इसलिए ऋणात्मक और धनात्मक क्या करेंगे, आकर्षित, जबकि धनात्मक और धनात्मक क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है क्या? चलिए आगे देखते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको हम ई से दिखाने वाले हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यह क्या बोलता है, देखिए, ये कोई आवेश है जिसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र है, जिसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र है इस प्रकार से, लंबवत बाहर की ओर धनात्मक है इसलिए, और आपने किसी आवेश को इस जगह पर रखा है, ठीक है, तो इसको हम बोल दे रहे हैं परीक्षण आवेश। जिस पर परीक्षण किया जाता है, जिस पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उसे परीक्षण आवेश कहते हैं। तो हमने एक विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश Q0 को रख दिया है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या बोलता है, किसी विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश जितना बल महसूस करता है और उस परीक्षण आवेश के परिमाण के अनुपात को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है क्या? देखिए क्या बोला है, किसी विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश जितना बल महसूस करता है। अब मान लेते हैं कि ये परीक्षण आवेश है, कोई बल महसूस कर रहा होगा, किसके बराबर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R का वर्ग। ये किससे पता चला था हमें, कूलाम के नियम से पता चला था। तो कोई बल महसूस कर रहा है, वह बल और उस परीक्षण आवेश के परिमाण के अनुपात को, तो क्या बोल रहा है, E बराबर क्या हो जाएगा, ये जितना बल महसूस कर रहा है बटे परीक्षण आवेश के परिमाण के अनुपात को क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। यहां से हम अगर इकाई देखें, इकाई E का, तो बल का इकाई होता है न्यूटन और आवेश का इकाई होता है कूलाम। ठीक है, तो न्यूटन पर कूलाम इसका इकाई हो गया। ठीक है क्या? इसी को दूसरे तरीके से कैसे परिभाषित किया जाता है कि देखो, परीक्षण आवेश जिस पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसको इतना कम रखा जाता है कि वो इस क्षेत्र को डिस्टर्ब ना करे। कारण क्या है, परीक्षण आवेश भी एक आवेश है, इसका खुद का भी अपना क्षेत्र होगा, तो इसका जो खुद का क्षेत्र है वो इतना नहीं होना चाहिए, खुद का क्षेत्र है वो इतना नहीं होना चाहिए कि बाहरी क्षेत्र को ये क्या करे, डिस्टर्ब कर दे। ठीक है क्या? अधिकतर केस में परीक्षण आवेश एकांक धनावेश को लिया जाता है। तो देखिए एकांक धनावेश को, इसको कैसे परिभाषित किया जाएगा, अगर परीक्षण आवेश को हम एकांक धनावेश ले लें, क्यों ले लें, क्योंकि अधिकतर परीक्षण जो है एकांक धनावेश से, मतलब धनात्मक एक कूलाम से किया जाता है।
तो यही परिभाषा कैसे बदल जाएगा, देखिए अगर Q नॉट की जगह क्या ले लिया जाए, धनात्मक 1 कूलम, ठीक है, Q नॉट की जगह क्या ले लिया जाए, धनात्मक 1 कूलम, तब E बराबर F हो जाएगा, E बराबर F हो जाएगा, देखिए E बराबर F हो जाएगा। अगर हमने Q बराबर 1 रख दिया तो अब इतने को हम शब्दों में लिख दें, इतने को हम शब्दों में लिख दें, देखिए अगर ये परीक्षण आवेश है तो इसके लिए ये बाहरी क्षेत्र है, Q अलग आवेश है जिसने क्षेत्र दिया, और Q नॉट जो है वो परीक्षण आवेश है। तो परीक्षण आवेश के लिए Q का जो क्षेत्र है वो बाहरी क्षेत्र है, उस पर लगा हुआ बाहर से क्षेत्र है, उसको बाहरी क्षेत्र कहेंगे। तो देखिए क्या इसको हम शब्दों में कैसे लिखेंगे, बाहरी वैद्युत क्षेत्र में, बाहरी वैद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश, एकांक धनावेश जितना बल महसूस करता है, जितना बल महसूस करता है, उसे उस बिंदु का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। देखिए क्या लिखें, एकांक धनावेश, एकांक धनावेश जितना बल महसूस करता है, जितना बल महसूस करता है, उसी को, उस बिंदु का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एकांक धनावेश जितना बल महसूस किया उसी को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एकांक धनावेश जितना बल महसूस किया उसी को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बाहरी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश जितना बल महसूस करता है उसे उस बिंदु का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो आप इस तरीके से भी डायरेक्ट इसको लिख के इसका परिभाषा बता सकते हैं। इकाई क्या होगा, न्यूटन पर कूलम। ध्यान रखेंगे कि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। अब देखिए विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, सदिश राशि है तो विद्युत क्षेत्र का दिशा वही होगा जो बल का दिशा होगा, विद्युत क्षेत्र का वही दिशा होगा जो बल का दिशा होगा। तो देखिए बल बराबर क्या हो जाएगा, बल बराबर Q नॉट E। अगर धनात्मक आवेश है तो जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र है उसी दिशा में बल होगा, लेकिन ऋणात्मक आवेश रहेगा तो यहां पर माइनस आ जाएगा, तो जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र है उसके विपरीत दिशा में बल होगा। ठीक है, देखिए अगर Q नॉट धनात्मक है, अगर Q नॉट धनात्मक है तो F बराबर क्या लिखेंगे, Q नॉट E। तो जो दिशा E का होगा वही दिशा बल का होगा। अगर Q नॉट ऋणात्मक है तो क्या लिखेंगे, माइनस Q नॉट E। तो जो दिशा विद्युत क्षेत्र है उसका विपरीत दिशा बल का हो जाएगा। इसका मतलब धनात्मक आवेश क्षेत्र की दिशा में बल महसूस करता है, क्षेत्र की दिशा में बल महसूस करता है। ठीक है, क्या धनात्मक आवेश क्षेत्र की दिशा में बल महसूस करता है। ठीक है, देखिए अगर Q नॉट पॉजिटिव है तो यहां से F बराबर क्या लिखेंगे, QE, है ना। यहां से हम क्या लिखेंगे, देखिए क्या लिखते, यहां नीचे लिख दे रहा हूं, ऊपर नहीं दिख रहा होगा, तो F बराबर QE इस तरीके से लिखते। ठीक है क्या,
यहाँ से F बराबर Q नॉट E। तो धनात्मक आवेश क्षेत्र की दिशा में बल महसूस करता है और ऋणात्मक आवेश क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल महसूस करता है। ठीक है, तो धनात्मक आवेश क्षेत्र की दिशा में बल महसूस करेगा, ऋणात्मक आवेश क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल महसूस करेगा। चलिए अगला देखते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि हमको क्या करना है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र निकालना है। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र। तो हम इसी परिभाषा से बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे। देखिए हमने एक Q आवेश ले लिया है जिसके चारों ओर हमने वैद्युत क्षेत्र बना दिया है। यहां पर परीक्षण आवेश Q नॉट हमने रख दिया है। यह है एक बिंदु आवेश जिसके कारण चारों तरफ क्षेत्र है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो देखिए हम क्या पढ़े हैं कि E बराबर F बटे Q नॉट। तो देखो मान ले जाए यहाँ से यहाँ की दूरी अगर R है तो परीक्षण आवेश पर बल, परीक्षण आवेश पर बल, तो बल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R का वर्ग। लेकिन अगर ये किसी माध्यम में रखा है तो यहाँ पर क्या आ जाता, हम ऐसा लिखते कि पैरावैद्युतांक ये किसी माध्यम में रखा होता तो, और निर्वात में रखा होता, ये निर्वात में रखा है तो ऐसा। तो हम पहले निर्वात के लिए कर लेते हैं, बाद में माध्यम लगा देंगे तो भी काम चल जाएगा। देखिए अगर ये निर्वात में रखें तो बल इतना महसूस करेगा, हम मान लेते हैं कि ये निर्वात या वायु में रखा है, बल इतना महसूस करेगा। अब हमने ई का परिभाषा क्या पढ़ा है, ई बराबर होता है F बटे Q नॉट, F बटे Q नॉट। तो उससे पहले देखिए हमने क्या किया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 के जगह हमारा Q है और हमारा दूसरा Q है वो Q नॉट है, बटे R का वर्ग। ठीक है क्या, F बराबर, आप Q नॉट को नीचे लेके आइए तो F बटे Q नॉट बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R का वर्ग। और F बटे Q नॉट, F बटे Q नॉट यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो इसको लिख देंगे E। तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R का वर्ग। ठीक है क्या, अगर बोल देता कि ये किसी माध्यम में रखा है, ठीक है, अगर बोल देता कि ये किसी माध्यम में रखा है तो आप यहाँ ऐसे के कर देते, यहाँ के कर देते, यहाँ के कर देते, यहाँ के कर देते, तो ये किसी माध्यम के लिए हो जाता है ना। और आखिर में लिख देते निर्वात के लिए, निर्वात या वायु के लिए के बराबर क्या होता है 1, तो यही ई हम क्या लिख देते 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R का वर्ग। ठीक है, परीक्षा में आएगा तो आपको इतना बस नहीं लिखना है, आपको परीक्षा में पूरा समझाना है कि माना हमने एक Q नॉट आवेश लिया है जिसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र है। अब एक परीक्षण आवेश Q नॉट को लिया है जिसकी दूरी जिसकी दूरी Q से R के बराबर है। तो कूलाम के नियम के अनुसार इस पर लगने वाला बल इतना है। इस तरीके से आप पूरा लिखेंगे। मैं
उतना नहीं लिख रहा हूँ, जरूरी नहीं है, क्योंकि हमने इसके बारे में पहले ही इधर डिटेल पढ़ लिया है। और आपको परीक्षा में अगर ये पूछता है तो थोड़ा बहुत आपको इस परिभाषा के बारे में भी बताना पड़ेगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके द्वारा दिया जाता है। ठीक है क्या? तो ये है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र। ठीक है क्या? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव। तो क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव? दो समान परिमाण के विपरीत आवेश एक दूसरे से जो अल्प दूरी पर स्थित हो उसे कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। देखिए, दो समान परिमाण के विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। देखिए, ये है -q, ये है +q, ये है अल्प दूरी। दो समान परिमाण के, ये भी q है, ये भी q है, तो दोनों का परिमाण सेम है। ठीक है क्या? विजातीय, तो एक धनात्मक तो एक ऋणात्मक, एक धनात्मक तो एक ऋणात्मक, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, एक दूसरे से कम दूरी पर अल्प दूरी पर स्थित हो, इस निकाय को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। मान लेते हैं इस दोनों के बीच की दूरी 2a है। अब बात आपके दिमाग में आ रहा होगा कि दूरी को हम a ले लेते, 2a क्यों लिए हैं? खाली a भी तो ले लिया जाता है। ये आगे हम कुछ डेरिवेशन है, समीकरण है जिनका हमें निगमन करना है। उसको आसान करने के लिए सारे बुक ने क्या किया है? इन दोनों बीच के दूरी को 2a या 2l ले लिया गया है। इससे निगमन में आसानी जाती है। उसका कारण यह है कि इस वैद्युत ध्रुव से हम जो भी दूरी मापते हैं इसके केंद्र से मापते हैं, तो इधर वाला भी a हो जाता है और बचा वाला भी a हो जाता है। तो डेरिवेशन जो है, निगमन जो है, वो काफ़ी आसान हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे हमें निगमन करना है, बहुत सारे जो संबंध है उनको क्या करना है? डेराइव करना है। उनमें अगर हम इतने को a और इतने को a ले लेते हैं तो आसानी होती है। तो दोनों के बीच की दूरी को हमने क्या लिया है? 2a लिया है। केवल और केवल इसका कारण क्या है? जितने समीकरण हैं उसका निगमन में आसानी होगी, और कोई दूसरा कारण नहीं है। ठीक है क्या? एक है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको स्मॉल p से, छोटे p से दिखाया जाता है। ये होता है आवेश का परिमाण गुणा आवेशों के बीच की दूरी, आवेश का परिमाण गुना आवेशों के बीच की दूरी। तो P इक्वल टू, है ना, Q इंटू 2L 2A। ठीक है, आवेश का परिमाण Q, आवेशों के बीच की दूरी 2A, तो P किसके बराबर हो गया? 2QA। ध्यान रखेंगे P एक सदिश राशि है और इसका दिशा ऋणात्मक से
धनात्मक की ओर होती है। देखिए ऋणात्मक से धनात्मक की ओर, तो ये हो जाएगा P का दिशा। ठीक है, P एक सदिश राशि है जिसका दिशा कहाँ से है, ऋणात्मक से धनात्मक की ओर, ऋणात्मक से धनात्मक की ओर। ठीक है क्या, यहां से आप चाहें तो इकाई देख सकते हैं, कूलम मीटर। ठीक है, यहां से देखिए P का इकाई, तो 2 का कोई इकाई नहीं है, Q है आवेश, तो ये हो गया कूलम, A है दूरी। ठीक है, A है दूरी, 2A क्या है, दूरी है, तो A का इकाई क्या होगा, मीटर होगा, तो कूलम मीटर इसका क्या हो जाएगा, इकाई हो जाएगा।